कदम की बात करते हैं। वक्फ कानून को लेकर भ्रम को बीजेपी दूर करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है। इसके तहत बीजेपी जनता को वक्फ कानून की हकीकत को बताएगी। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत बीजेपी बिहार के सभी जिलों में मुस्लिम समाज को वक्फ कानून की विशेषताओं को बताएगी, साथ ही इसे लेकर भ्रम को भी दूर करने की कोशिश करेगी। पूरे बिहार में अभियान चलेगा और वक्फ का जो भी आय होगा, सच्चर कमेटी में कहा गया है, ये जो 168 करोड़ का आय एक साल में वक्फ का हो रहा है, ये कम से कम 12,000 करोड़ होना चाहिए। और आज जो है उसी को केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का आय कैसे आए, इस बात की चिंता कर रही है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। आज आपको कहने आया हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद मुसलमानों की न तो एक मस्जिद जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा, न दरगाह जाएगी, न खानका जाएगी, बल्कि 1 इंच जमीन भी सरकार या कोई माफिया कब्जा नहीं कर पाएगा। इसकी गारंटी देने के लिए मोदी जी की तरफ से आपके बीच में आया। जन जागरण अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर जाकर मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताएंगे कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हित में है। बीजेपी के इस अभियान को मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है। गरीबों को बेचैनी नहीं है, ना तो मेरी मस्जिद जाएगी, ना मेरा मदरसा जाएगा, न मेरा कब्रिस्तान जाएगा। हम मुसलमानों को परेशानी नहीं है। मैं मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी कांग्रेसी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, हमेशा हिंदुस्तान के अंदर लड़ा के, आपस में ही लड़ा के ये राज करना चाहते हैं। ये हमेशा विपक्ष के लोग जो है मुसलमानों को डरा रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान गिरा रहा है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी का जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम भूमिका होगी। 5 मई तक चलने वाले इस अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी जानकारी लोगों को देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और वहीं वक्फ कानून को लेकर बीजेपी के जन जागरण अभियान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने समर्थन किया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संशोधन विधेयक जो संसद से पारित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हर एक राजनीतिक दल को अपना नजरिया और कार्यक्रम करने का अधिकार है। भाजपा ने यह कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी के तौर पर कोई भी सलाह विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार की सरकार मिशन एम में जुट गई है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार पैसे की बर्बादी कर महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री नीतीश के मिशन एम को लेकर बड़ा इशारा कर रहे हैं। 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कृष्ण नंदन पासवान ने एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं को जो गरीब हैं, उनके खाते में 2500 रुपये हर महीने भेजे जाएंगे। पहले आप एक बार वो बयान सुन लीजिए। की औरत को जो 35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। मंत्री कृष्ण नंदन पासवान के बाद अभी इस बात पर कयासबाजी हो ही रही थी कि क्या सीएम नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। इसी बीच नीतीश सरकार ने बिहार की 2 करोड़ महिलाओं से संवाद स्थापित करने की शुरुआत कर दी। नीतीश सरकार के मंत्री खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, पर ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि चुनावी साल में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कुछ खास करने वाले हैं। दीदी का
या आरक्षण का या पंचायती राज व्यवस्था का, उसका कितना हमको इम्पैक्ट मिल रहा है, कितना भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारी महिलाएं और सामाजिक आर्थिक, इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना कि नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण के सबसे बड़े देश में चैंपियन है। महिला वो दलित समाज का हो, पिछड़ा समाज का, अकलियत समाज का, सर्व समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए राज्य के एनडीए और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर योजनाओं को घोषणा निश्चित रूप से होगी। अभी तक बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता रहा है। इसी कोर वोट बैंक में सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की घोषणा की, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आए तो। इधर नीतीश सरकार ने महिलाओं का मन टटोलने के लिए महिला संवाद शुरू किया है, जिस पर आरजेडी के नेता निशाना साध रहे हैं। महिलाओं के हित में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ बड़ी अच्छी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को सुनकर के मुख्यमंत्री जी इतना घबरा गए हैं, डर गए हैं कि चले महिला संवाद करने के लिए, महिलाओं का दुख दर्द सुनने के लिए। महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में नीतीश का मिशन एम सफल होता है या तेजस्वी यादव की माई बहन योजना। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं एक अच्छी अपील की। सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर सरकार लगातार गंभीर है। सरकारी स्तर पर भी बच्चों को स्कूल लाने को लेकर कई पहल किए जाते हैं। वहीं शिक्षक भी अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अपील कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गार्जियन, अभिभावक, माता पिता से निवेदन करने आए हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करती ये तस्वीर वैशाली के भगवानपुर रति हाई स्कूल की है। परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा फल को सुनाने के लिए आपको निमंत्रण करने आए हैं, जिसे जिला स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, जहां शिक्षक गांव की गलियों में माइक से अभिभावकों और बच्चों से स्कूल लौट आने की अपील कर रहे हैं। दरअसल पढ़ाई को लेकर सारी सुविधा के बाद भी स्कूल में छात्रों की कम उपस्थिति को लेकर शिक्षक बेहद परेशान हैं। कि मेरा जो विद्यालय है वह जिला स्कूल है, जिला का एकलौता राजकीय विद्यालय है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है वह दियारा इलाका से सटा हुआ है। तो यहाँ इलाका देहाती है, बहुत लोग शिक्षा के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं। बच्चों का एडमिशन यहाँ करा देते हैं, लेकिन वह अपने काम धंधा में लगे। सभी गार्जियनों से मिला, 3-4 दिन का मेरा प्रोग्राम हुआ और सभी लोगों को समझाया कि भाई आप प्रत्येक रोज ड्रेस और विद्यालय से जो आई कार्ड मिला है वह पहन करके आइए। दरअसल ये इलाका दियारा से सटा है, जिसके कारण पढ़ाई को लेकर जागरूकता का अभाव होने से एडमिशन के बाद छात्रों की क्लास में मौजूदगी कम हो रही थी। इसे लेकर शिक्षकों ने छात्रों के साथ अभिभावकों से मिलकर शिक्षा के महत्व को समझाया और स्कूल भेजने की अपील की। इस माइकिंग का उद्देश्य था कि बच्चे को एडमिशन कराना, और मतलब कि बहुत बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, उनके गार्जियन खूब पढ़े हुए नहीं हैं, जो पढ़ाई का सही महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग, हमारी विद्यालय परिवार और सर, हम लोग गए थे कि बच्चे को हम लोग जागरूक करें, गार्जियन को जागरूक करें कि आप अपने बच्चे को भेजिए। स्कूल में छात्रों की 100% उपस्थिति को लेकर शिक्षकों की पहल की अब सराहना हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। विद्यालय नियमित नहीं आ रहा है, कृपया आप अपने बच्चों का ड्रेस, विद्यालय ड्रेस और विद्यालय आई कार्ड के साथ जरूर भेजें। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर सहरसा से आपको दें, जहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल पुलिस टीम जमीन पर अवैध तरीके से खेती को रोकने को लेकर वहां पर पहुंची थी। जमीन खाली कराने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। चिन्हित जमीन पर पंचायत भवन बनना है। घटना काशनगर थाना के पपरिया की बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए। महिला पुरुष हर कोई एक दूसरे पर डंडे बरसा रहा था। बताया जा रहा है कि अवैध जमीन पर कब्जा करने का ये मामला था और पुलिस की टीम को जब सूचित किया गया तो टीम वहां पर कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर हालात क्या बने वो आपके सामने है।
और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस से स्थानीय लोगों के साथ हाथापाई की खबर है। दरअसल चकिया NH 27 पर तरनिया गुमटी के पास एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार काजल यादव की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। जाम हटाने पहुंची पुलिस से आक्रोशित लोगों ने हाथापाई की। बाद में प्रशासन की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से जाम को हटाया। दो तस्वीर आपके सामने है, देखिए जब वहां पर हंगामा किया गया उस वक्त की तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस फोर्सेस जब वहां पर पहुंची, लोगों को समझाया गया और वहां से उन्हें हटाकर यातायात बहाल किया गया उस वक्त की तस्वीर। हादसे में बाइक सवार काजल यादव की मौत हो गई, जिससे लोग काफी गुस्से में थे और गुस्साए लोगों ने गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा काटा, जाम कर दिया। घंटों तक वहां पर यातायात बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची, लोगों को समझाया गया, आश्वासन दिया गया और वहां से जाम को हटवाया गया। मोतिहारी की यह खबर है। दो तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई सड़क हादसे में, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया और उसके बाद जब पुलिस की टीम पहुंची, लोगों को समझाया गया, भरोसा दिया गया, तो उन्होंने जाम हटाया। और सवाल यह है कि सहरसा और मोतिहारी की तस्वीरें देखिए जो आप देख पा रहे हैं। कई सवाल ये खड़े करते हैं, क्या लोगों में खत्म हो गया है पुलिस का खौफ? बार बार पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं? हमला करने वालों पर कब सख्ती से कार्रवाई होगी? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड उठा रहा है। और अब आपको बेगूसराय से बड़ी खबर दे, जहां पर चलती ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। तिलरत से जमालपुर ये ट्रेन जा रही थी और अफरा तफरी का माहौल बन गया आग लगते ही। सभी रेल यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंजन में अचानक आग लगी और तिलरत से जमालपुर ये ट्रेन जा रही थी और उसी वक्त अचानक आग लग गई। बेगूसराय के तिलरत के पास की घटना बताई जा रही है। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। रेलवे के अधिकारी जांच कर रहे हैं। मामले की जांच करने के लिए वहां पर पुलिस की भी एक टीम पहुंची, लेकिन अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें, जहां पर एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं इंजन में आग लगी उस वक्त की तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, लोग ट्रेन से नीचे उतर गए, अफरा तफरी का माहौल बन गया। और संतोष कुमार ज्यादा जानकारी के साथ बेगूसराय से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, कब की ये घटना है, क्या अपडेट है खबर पर, कैसे ये आग लगी, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक बात की जाए तो ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से एक बड़े हादसे को टाल लिया गया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी ये कहा जा सकता है एक बड़ी घटना हो सकती थी। दरअसल तिलरत स्टेशन से जमालपुर जाने वाली ट्रेन जो है, जैसे ही तिलरत स्टेशन से खुली और आगे बढ़ी तो घर्षण की वजह से, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि घर्षण की वजह से ही उसमें आग लगी थी और धीरे धीरे वो चिंगारी जो है एक धुएं का रूप ले लिया। लेकिन ड्राइवर को जैसे ही इस बात का आभास हुआ कि ट्रेन से धुआं निकल रहा है, उसने गाड़ी को रोक दिया और जो मौके पर पहुंचे तो देखा कि आग लगी हुई थी। फिर इसकी सूचना जो है कंट्रोल रूम को दी गई। तत्पश्चात जो है जो जांच टीम थी वो पहुंची और जो बचाव टीम थी वो पहुंची, लेकिन अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। जो ट्रेन के यात्री थे वो नीचे उतर चुके थे और जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कोई हताहत नहीं हुए। समय ट्रेन को रोक लिया गया और सारे यात्री जो उस बोगी में थे वो सब नीचे उतर गए, तो एक बड़ा हादसा टल गया। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। फिलहाल जो स्थिति सामान्य बताई जा रही है और ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना भी हो चुकी है। जी संतोष, क्या इसको लेकर, इस घटना को लेकर रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया? जी अभी तक रेलवे के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों के द्वारा अभी बात नहीं की गई और ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इस घटना से पीछे जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, सरकारी जानकारी होती है, वो नहीं दी गई है। इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहिए के घर्षण की वजह से ही, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है,
तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि घर्षण की वजह से ही आग लगी थी और उसको कंट्रोल कर लिया गया। और जो बचाव की टीम थी उसने तत्परता दिखाई और सारे बिल्कुल संतोष और गनीमत रही कि किसी भी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर पटना से, जहां गांधी सेतु के पिलर नंबर 33 के पास बड़ा हादसा हो गया जब एक बाइक सवार युवक ओवरटेकिंग के दौरान ट्रक और पुल के पिलर के बीच में फंस गया। हादसे में उसका एक पैर ट्रैक के पहिए के नीचे आ गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और आपको बताया कि काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के थोड़ी देर बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर सड़क हादसे का शिकार बाइक सवार हो गया। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। आपसे अपील है कि ओवरटेक करने से बचें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए जहां पर एक युवक ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक के नीचे आ जाता है, उसके पैर में चोट आती है, उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पहले नीचे बैठ। और इधर महावीर न्यास समिति ने बुजुर्ग मरीजों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब 10 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराकर मरीज आजीवन ओपीडी में इलाज करवा सकते हैं। न्यास समिति के राजीव नगर स्थित वरिष्ठ नागरिक अस्पताल में 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों को जहां अब 10 रुपए में आजीवन इलाज की सुविधा मिलेगी, वहीं 60 साल से कम उम्र के मरीजों को भी महज 20 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराने और लाइफ टाइम चेकअप की सुविधा दी जा रही है। न्यास समिति द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक अस्पताल की पहल की चर्चा जोरों पर है। यानी अब 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग मरीज हैं उन्हें महज 10 रुपये में अब लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, जबकि 60 साल से ऊपर के जो मरीज हैं उन्हें 20 रुपये खर्च करने होंगे और लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। यानी अस्पताल तो नया है लेकिन बड़ी पहल की है और मरीजों के लिए अस्पताल अब वरदान बनने वाला है। सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ अस्पताल के ज्वाइंट एमएस हैं डॉक्टर निखिल गोयल। क्या लग रहा है, ये नई पहल है और इस सोच की तारीफ भी हो रही है मरीजों के द्वारा? महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल स्वर्गीय आचार्य श्री कुणाल किशोर जी का एक दूरगामी परियोजना थी। उन्होंने बहुत ही पहले इस बात की संरचना की थी कि बच्चों के साथ साथ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, जिनको आंख की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए एक एक स्पेशल हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई थी। परंतु जो 60 साल से ऊपर के मरीज हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक नया अस्पताल खोला गया जिसका की नाम महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल दिया गया। ये जगह वरिष्ठ नागरिकों को एक ऐसी रेट कार्ड में एक ऐसी फैसिलिटी मुहैया कराती है जो एक छत के नीचे कोई भी और संस्थान या अस्पताल मुहैया नहीं करा पा रहा है इस रेट में। रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी जो आपने ऐलान किया है उसमें क्या सब सुविधाएं मिलेंगी? हमारे यहाँ 10 रुपए के रजिस्ट्रेशन पे आपको लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा 60 साल से ऊपर के मरीजों के लिए, और 60 साल से कम के मरीजों के लिए यही रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम 20 रुपए का होगा जी। इसका मतलब ये है कि एक बार 10 रुपए देने पे वरिष्ठ नागरिक आजीवन डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श मात्र 10 रुपए में आजीवन ले सके। वरिष्ठ नागरिक अस्पताल और अस्पताल ने शुरुआत में ही एक बड़ी पहल की है, यानी अब बुजुर्ग हों या वयस्क हों वो 10 रुपए हों या 20 रुपए देकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आजीवन उन्हें अब मुफ्त में ओपीडी की सुविधा प्रदान की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान की। बिहार के मनरेगा मजदूरों के लिए केंद्र से मिले 2102 करोड़ रुपए, इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए बिहार के मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार यात्रा से पहले 1,36,00,000 मजदूरों की मजदूरी का ध्यान रखा। मनरेगा मजदूरों का बकाया भी चुकाया जाएगा। सभी वर्गों को मजदूरी मिलेगी और जल्द ही ये राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में पासबुक, स्कैनर, सिम कार्ड के साथ कई सामान भी जब्त किए और साइबर अपराधियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया है। साइबर अपराधी नेपाल में बैठकर पाकिस्तानी सिम लेकर लोगों से ठगी करते थे। ये लोग पहले भोले भाले लोगों को खाता खुलवाने के लिए बोलते थे और उसके बाद उनका यूपीआई बनवाते थे और उसके बाद उनसे पैसों की ठगी करते थे।
साइबर थाना के द्वारा साइबर अपराधियों की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी 6 अपराधी जो है वो मोतिहारी जिले के पहाड़पुर थाना के रहने वाले हैं। इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो मोहम्मद इब्राहिम है, जो नेपाल में रहता है और इस पूरे साइबर नेटवर्क को चला रहा था। और इस अपराधी के द्वारा पाकिस्तानी सिम का यूज कर और नेपाल में रहते हुए इस पूरे गिरोह को संचालित किया जा रहा था। और वहीं नई दिल्ली में वर्ल्ड लिवर डे पर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मई 2020 से लेकर आज तक उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में रूटीन उन्होंने अपना बदल दिया। आज सभी दवाओं से वो मुक्त खड़े हैं। गृह मंत्री ने देश के सभी युवाओं से अच्छा रूटीन अपनाने की अपील की और उन्हें सेहतमंद रहने की टिप्स दिए। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहाँ आया हूं। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे